प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। बेटे आज हम 11वीं क्लास में कविता पद्यखंड शुरू कर रहे हैं। आज हम करेंगे बेटे गजल कविता करेंगे बेटे। इससे पहले हमने गद्यखंड में चैप्टर नंबर 9 किया है जिसका नाम था भारत माता। तो आज हम करते हैं बेटे कविता शुरू। पद्यखंड स्टार्ट है बेटे आज हमारा, जिसका नाम है गजल। कविता का नाम है बेटे गजल और इसके कवि हैं बेटे दुष्यंत कुमार। पहला पद्यांश देखिए बेटे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कवि क्या कहते बेटे, एक कटाक्ष, एक ये व्यंग्यात्मक कविता है, कटाक्ष भरी कविता है जिसमें कवि ने शासन व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। जो नेता लोग हैं उन पर कटाक्ष किया है बेटे। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था कि निश्चित था, चिरागा होता है बेटे चिराग, दीपक, यानी जो खुशियां हैं हर एक घर के लिए, हर एक घर में होंगी। कवि कहते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम होता है ना और नेता घर घर आते हैं तो उस वक्त वे क्या वादा करते हैं कि घर घर में क्या होगा बेटे, चिराग जलेगा, खुशियां आएंगी। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और घरों मतलब गांव की तो बात ही क्या, कहाँ चिराग जो प्रकाश जो दीपक है ना, मयस्सर होते बेटे उपलब्ध नहीं, किसके लिए, शहर के लिए। तो गांव की तरफ तो वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता। जब कोई बड़ा नेता होता है तो वह क्या कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करे बेटे शहर में। तो इसलिए कवि ने क्या व्यंग्य किया है कि जब इलेक्शन होते हैं तो नेता लोग आते हैं तो वे वादा करते हैं कि हर एक घर में चिराग जलेगा, हर एक घर में खुशियां होंगी, दीपक जलेगा। लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन गांव की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। अब तो चिराग जो खुशियां हैं ना वो शहर में भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात जो नेता लोग हैं वो सिर्फ अपने घरों को भरने में लगे हुए हैं, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, कोई भी किसी भी अन्य की तरफ नहीं देख रहा। और गांव के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, यहाँ तक कि शहर में भी किसी भी तरह की सुविधा उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इसलिए जो कवि है बेटे वो कह रहे हैं कि जब भी जो इलेक्शन होते हैं उस वक्त हमें हमेशा सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो हमारे गाँव को और शहर को सारी खुशियाँ, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सके। मैं बेटे फर्स्ट जो गजल थी, गजल का पार्ट था बेटे, मे भी आपको ये पद्य समझ आ गया होगा। तो सेकंड देखो बेटे, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्त होते बेटे पेड़। देखो जब कोई पेड़ है बेटे, आप उसके नीचे खड़े होगे तो उसकी जो छाया होगी, ठीक है, वह आपको किससे बचाएगी, धूप से बचाएगी ना। तो धूप तो प्रतीक होता है बेटे कष्टों का और छाया प्रतीक होती है सुखों की, खुशियों की। लेकिन कवि क्या कहते हैं दुष्यंत जी, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ का तो समाज शासन ऐसा है, शासन व्यवस्था ऐसी है कि उनके आश्रय में, छाया का अर्थ बेटे आश्रय, उनके आश्रय में हमें धूप ही लगती है, हमें कोई सुख चैन प्राप्त नहीं होता बल्कि कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। अर्थात उनके आश्रय में हमें हमेशा कष्ट ही मिलते हैं, दुख ही मिलते हैं, कभी भी छाया नहीं मिलती। वे ऐसे पेड़ हैं जिनके साए में रहकर भी हमें सुख और चैन प्राप्त नहीं होता बल्कि कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो कवि क्या कहते हैं कि यहाँ के तो नेता ही ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए, हमारे सुख के लिए कुछ नहीं किया। तो हमारा तो मन ये करता है चलो यहाँ से चले, चलो यह देश छोड़कर और कहीं और चले जाएं उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो नेता हैं वे अपनी मर्जी के अनुसार शासन करते हैं। यहाँ कोई भी नेता जनता की तरफ ध्यान नहीं देता। जबकि अन्य देशों में जो लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ सबके साथ समानता का व्यवहार होता है, सब खुश रहते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि चलो यहाँ से चले, चलो इस देश को ही छोड़कर कहीं और चले उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए। तो कवि ने क्या कहा बेटे इस गजल में कि यहाँ तो ऐसे पेड़ हैं, ऐसे नेता हैं जिनके साए में रहकर हमें धूप लगती है, जिनके साए में रहकर हमें खुशियाँ, सुख प्राप्त नहीं होते। इसलिए कवि चाहता है कि हम यहाँ से हमेशा के लिए कहीं और चले ताकि हम कहीं और जाकर खुशियाँ प्राप्त कर सके।
तीसरा देखिए बेटे, तीसरा पद्यांश देखिए, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। न हो कमीज, कमीज का अर्थ बेटे हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, कमीज यानी कि कपड़ा ना, और हमारे पास अगर कपड़े ही नहीं होंगे तो भारतवासी कैसे हैं, तो पाँव से पेट ढक लेंगे। तो वे पैरों को सिकोड़कर, जैसे जैसे हमें सर्दी लगती है ना बेटे, तो पैरों को क्या करते हैं, हम सिकोड़ लेते हैं ना और अपना पेट ढक लेते हैं, सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है बेटे कि अगर हमारे पास जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाएं नहीं हैं तो हम अपने अभाव का रोना किसी के सामने नहीं रोते। पाँव से पेट ढक लेंगे तो हम अपने अभाव का रोना किसी के सामने भी नहीं रोते। हम अपने अधिकारों के लिए कभी संघर्ष नहीं करते। हमारे पास कमीज नहीं है, क्यों नहीं है ये हम कभी भी नहीं सोचते, बल्कि हम अपना जीवन बड़ी आसानी से व्यतीत करते चले जाते हैं। क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करते। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। ये लोग का अर्थ बेटे भारतवासी, कितने मुनासिब होता है बेटे अनुकूल इस सफर के लिए, इस यात्रा के लिए। इसका अर्थ बेटे कवि ने क्या कहा है कि ये लोग कितने अनुकूल हैं इस यात्रा के लिए। अर्थात बेटे जो भारतवासी हैं वे इतने उदासीन हो चुके हैं, इतने संतोषी हो चुके हैं कि वे किसी का भी विरोध नहीं करते। और इसी के कारण क्या होता है बेटे, जो शासन व्यवस्था है ना, जो सत्ता है वो बड़े आराम से चलती है, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई भी उनका विरोध नहीं करेगा। दोबारा देखिए बेटे इस पद्यांश को, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। कवि कहता है कि जो भारत के लोग हैं वे इतने दबे हुए हैं कि वे अपने अभाव का रोना कभी भी किसी के सामने नहीं रोते। अगर उनके पास पहनने के लिए कमीज नहीं है तो वे अपने अधिकारों के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने पैरों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, और ये भारतवासी कितने अनुकूल है इस सफर के लिए, अपने जीवन को बड़ी आराम से व्यतीत करते हैं। क्योंकि उनके में बेटे जो विरोध की भावना है ना वो मर चुकी है, पूरी तरह से दब चुकी है। और यही कारण रहा है कि जो भारत में सत्ता है, जो शासन है, वह बड़े आराम से चलता है, क्योंकि उनको पता है बेटे कि कोई भी उनका विरोध नहीं करेगा। तो बेटे आज से हमने देखो गजल कविता से पहले 3 पद्यांश किए हैं बेटे, बहुत थोड़े से मतलब ये तात्पर्य अर्थ वाले हैं। तीनों में ही बेटे नेताओं का वर्णन है, शासन व्यवस्था का, सत्ता का वर्णन है। तो आपको पहले इसका सरलार्थ और साथ में इसका भावार्थ अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है।